वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है पाकिस्तान की सबसे फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री यानी कि बैगर माफिया के लिए। मैं एक ही वक्त में उनको इंडस्ट्री और माफिया क्यों कह रहा हूँ, इस बात की हकीकत आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे। भीख मांग रहे हो? नहीं नहीं तकरीबन एक दिन में नहीं देने वाला। एक दिन में 10,000 हमें खुले चाहिए तो मैं आता हूँ कि खुले देते ही यानी कि पाकिस्तान का एक ऐसा माफिया जो आपकी जेबों से तकरीबन हर साल 38 अरब यानी कि 3,800 करोड़ रुपए जो है वो निकलवा रहा है, और उनका तरीका वारदात और उनका किस तरह से माशरे में क्या किरदार है और किस तरह से वो हमारी कम्युनिटीज में मूव करते हैं, किस तरह से एक चैनलाइज तरीके से वो इसे बिजनेस समझकर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है, वैसे ही जनाब यहाँ पे भी एक इंडस्ट्रियल एरिया की एक इंडस्ट्री की मिसाल ले लें। होता कुछ यूं है कि एक पर्टिकुलर एरिया जिसमें उसकी तमाम इंतजामिया और उसके तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इंतजामी अमूर में शामिल हैं, वो मिले होते हैं। वो उस पर्टिकुलर एरिया की बिडिंग करवाते हैं। बिडिंग जो है यानी कि ठेके के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, यानी कि इस पर्टिकुलर बैगर्स को देनी है, यानी कि इस ग्रोह को देनी है। हर ग्रोह का एक सरगना यानी कि उनका मालिक होता है जो उस सारे बिजनेस को चला रहा होता है। बिडिंग जो है वो तकरीबन एक पर्टिकुलर एरिया की 1 करोड़ से लेके मजीद 10-15 करोड़ तक भी एनुअल हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है एरिया, ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह की जगह है, शहर कौन सा है, और ये सारी चीजें इस बेस पे होती हैं। और देन होती है बिडिंग और ठेका दिया जाता है एक इंडस्ट्री को यानी कि एक ग्रोह को। एक सर्वे के मुताबिक बताया जाता है कि तकरीबन 92% जो आजकल जो आपसे लोग भीख मांग रहे हैं, ये 92% प्रोफेशनल हैं और से केवल 8% ही ओरिजिनल हैं। लेकिन इन 92% की वजह से अब हालात ये हो गए हैं कि आपके सदके, आपकी खैरात, आपकी ज़कात जो है वो ज़रूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि जब 100 में से सिर्फ 8 लोग ज़रूरतमंद हों, 92 लोग जो हैं वो प्रोफेशनल किसी ग्रोह का हिस्सा हो, किसी ग्रोह के लिए काम करते हों, तो देन आप इस बात का कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ये कौन और क्या है। चलते हैं इस माफिया के पहले सिस्टम की तरफ। तो जनाब होता कुछ यूं है कि जिसको उस पर्टिकुलर एरिया का ठेका मिल जाता है तो उधर किसी और ग्रुप को अलाउ नहीं किया जाता। उस ग्रुप में फिर जरूरत के मुताबिक भर्तियां की जाती हैं कि हमें इतने लोगों की जरूरत है, और वो भर्तियां किस तरह से होती हैं वो आप सुनेंगे, आपका दिल टहल जाएगा। आपने एक खबर सुनते होंगे कि हॉस्पिटल से बच्चे गायब हो गए हैं। वहां से ये नौमौलूद यानी कि नए पैदा होने वाले बच्चों को अगवा किया जाता है, और फिर जो है वो अगवा करके हर बच्चा जो है, एक एक औरत, आजकल आपने देखा होगा बैगर्स को कि हर औरत ने एक बच्चा उठाया हुआ है। ये सारी जो कारीगरी सिर्फ इसलिए की जाती है कि उसके ऊपर आपको ज्यादा तरस आए और आप ज्यादा पैसा जेब से निकालें। और आपने एक और चीज भी नोट की होगी कि उस बच्चे को कभी भी आपने रोते हुए या किसी किस्म का बात करते हुए नहीं देखा होगा, गोया कि जैसे वो बेहोशी की हालत में या फिर डेड ही क्यों ना हो। यानी कि उसको धूप में भी लिटा दो, सारा सारा दिन वो उसी तरह सोया रहता है और उसी तरह वो बेहोश होता है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, उसको सुबह निकलते वक्त ताकि वो सारा दिन तंग ना करे, इंजेक्शन लगा देते हैं, और उस इंजेक्शन की वजह से वो सारा दिन जो है वो होश में नहीं आता। आप सोच के देखिए कि ये कितनी भयानक बात है कि आप एक बच्चे को पैदा होते ही दूध पीने की उम्र में, उसके खेलने कूदने की उम्र में इंजेक्शन लगा रहे हो, सिर्फ इसलिए कि आपका रोजगार, आपका कारोबार जो है उस पे इफेक्ट ना आए। तो ये बच्चे जब 4 साल, 6 साल, 10 साल या 12 साल के होंगे तो वो उनकी क्या हालत होगी, वो ज़हनी तौर पे नशोनुमा उनकी कैसे वो होगी, और वो किस तरह के लोग बनेंगे, और हमारे माशरे के हालात किस हद तक संजीदा होने जा रहे होंगे। दूसरी तरफ ये किया जाता है कि आपने देखा होगा कि ये लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा जिद भी करते हैं, आपके पीछे भी पड़े रहते हैं, दो क्योंकि इन लोगों को भी खरीदा जाता है। एक बैगर से जब ये पूछा गया कि आपने ये जो बच्चा है ये कितने में खरीदा है, तो उसने बताया कि ये 8 माह का केवल बच्चा मैंने 2.5 लाख रुपए दे के खरीदा है। तो ये सारा जो अमल है वो इस तरह से होता है कि सबसे जो, जैसे कंपनी का बॉस होता है, बॉस एम्प्लॉयज रखता है, इसी तरह से उन एम्प्लॉयज को बॉस टारगेट देता है। यानी कि 6 से 8 साल या उससे ऊपर के जो लोग हैं
बच्चे और बड़े हैं, औरतें हैं या बुजुर्ग हैं, उनको टारगेट दिए जाते हैं, किसी ना किसी के थ्रू वो खरीदे जा चुके होते हैं या फिर वो हॉस्पिटल से ही पैदा होते उठाए गए थे, वो पले बड़े ही उस माहौल में होते हैं या फिर वो किसी कर्ज में होते हैं, तो इस तरह से उनको उठाया जाता है। और कुछ ही परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो शौकिया तौर पे इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, उनको टारगेट दिया जाता है। लेट्स सपोज आप सोच लें कि दिन का 1000 रुपए जो है एक पर्टिकुलर बैगर को टारगेट दिया गया है कि आपने 1000 रुपए लेके आना है। जैसे कि सपोज करें कि अगर एक ग्रुप में 50 लोग अगर उन्होंने हायर किए हुए हैं, उन 50 को टारगेट है कि आपने 1000 रुपए जो है पर डे लेके आना है। अगर वो अपना टारगेट पूरा नहीं करते तो उस शाम उनको मारा पीटा भी जाता है और खाना भी नहीं दिया जाता। तो लिहाजा नेक्स्ट डे जो है वो उस बेचारे को जब तक वो 1000 रुपए पूरा नहीं होता वो घर वापस आने की इजाजत नहीं होती। इस तरह से ये चलता है एक प्लान के मुताबिक ग्रुप। और फिर क्या किया जाता है कि आप ये देखें कि इन अगवाशुदा बच्चों को जब वो बड़े हो रहे होते हैं, कुछ की जो है आंखें निकाल दी जाती हैं, कुछ का जो है वो बाजू काट दिए जाते हैं, कुछ की टांगें काट दी जाती हैं, ताकि इनसे लोग ज्यादा इनको जरूरतमंद समझें और इनको ज्यादा से ज्यादा पैसे दें। दूसरा जो अहम पॉइंट है यहाँ पे वो है टेरिटरी का, यानी कि जो टेरिटरी है वो डिफाइंड होती है। आपके जो पर्टिकुलर ग्रुप है उसने वहां पे आके ही रहना है, उधर ही मांगना है, उधर ही उसकी ड्यूटी होगी। तो होता कुछ यूं है कि अगर कोई नया ग्रुप वहां पे आ जाए जिसके पास उस एरिया का ठेका नहीं होता, तो उसको पुलिस के जरिए और मुख्तलिफ किस्म की मारपीट भी करवा दी जाती है और पुलिस के जरिए उनको उठवा भी दिया जाता है कि यानी कि ठेका लेकर आओ, फिर आप इस एरिया में भीख मांग सकते हो, वरना आप भीख भी नहीं मांग सकते। तीसरा जो मेन चीज इसमें आती है वो है चॉइस ऑफ लोकेशन। लोकेशन को हमेशा चूज किया जाता है उसकी आउटकम और उसके पोटेंशियल के मुताबिक, यानी कि जैसे कि लोग जो हैं वो बाजार में दुकानों के सामने ज्यादा मिलेंगे और उसके बाद जो है वो हॉस्पिटल्स के सामने ज्यादा मिलेंगे, या फिर ऐसी जगह पे जहां से लोग निकलते हैं तो उनको खुले पैसे ज्यादा मिले, क्योंकि लोग जो हैं वो सिक्के जो हैं उनको समझते हैं कि हमसे भी घिरी जाने हैं, तो उनको जैसे ही कोई भिखारी नजर आता है वो उनको दे दिया जाता है। तो लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। जैसे कि हॉस्पिटल की अगर बात करें तो वहां पे लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, ऑलरेडी उनको लगता है कि ऑलरेडी उनको दुआओं की जरूरत है, तो वहां पे बैठ के ये लोग मौके का फायदा उठाते हैं, उनको दुआ देते हैं और उनसे ये पैसे निकलवा लेते हैं। सेम वाइज जब आप लोकेशन जो है उसके साथ इनका टारगेट में भी फर्क आता है। फोर्थ वन जो मेन चीज आती है वो आती है उनकी सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन को भी ये लोग अच्छी तरह से कैश करना जानते हैं। यानी कि जब अगर ये देखेंगे कि एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जा रहे हैं और वो दोनों आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो इनको पता होगा कि इनको दुआ देनी है कि अल्लाह आपकी शादी करवाए और अल्लाह हमेशा साथ रखे, तो इसमें आके वो खुश हो के जो है वो पैसे उस दे देगा। दूसरा जो है अगर ये देखेंगे कोई हैप्पीली मैरिड कपल है, नया कपल है, तो उसको जाते ही कहेंगे कि अल्लाह आपको बच्चे दे, अल्लाह आपको बेटा दे, तो वो इसमें भी भावुक होकर यानी कि इमोशनल होकर वो पैसे दे देते हैं। तीसरी जो चीज आती है वो उसकी परेशानी देखते हैं, यानी कि एक इंसान है उसकी टांग जो है वो टूट चुकी है, प्लस्तर हुआ है, तो ये उसको दुआ देंगे कि अल्लाह आपको जल्द अज जल्द अपने पांव पे चलना शुरू करवा दे, आप भागना शुरू करें, जिंदगी के मजे देखें, तो उसमें भी ये उसकी भावनाओं का इस्तेमाल करते हुए और पैसे ले लेंगे। अब जो नेक्स्ट जो आखिरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि इस सारे जो माफिया का आप सोचते होंगे कि हम इसको रिपोर्ट क्यों नहीं करते। पहली बात यह है कि एक मर्तबा मेरे एक दोस्त ने जो है इसको रिपोर्ट करने की कोशिश की कि ये जो 8 साल या 10 साल के बच्चे हैं, इनको जब काम करने की भी इजाजत नहीं है तो ये मांग रहे हैं, तो वो पुलिस में जाता है, रिपोर्ट करता है और दूसरे ही दिन उनको कॉल आ जाती है एक उनके बड़े सरगना की तरफ से, और वो डायरेक्ट ये थ्रेट देता है कि भाईजान अगर आपने जिंदा रहना है, जीना ज्यादा चाहते हो, तो आप इस मामले में नहीं पड़ो, क्योंकि ये माफिया जो है इस वक्त सबसे बड़ा सरगर्म है। वो इस चीज में भी सिर्फ ये इसी चीज पे नहीं चलता कि ये मांग लिया, पैसे ले लिए, ये और बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज भी इनके थ्रू की जाती हैं। किसी भी टेररिस्ट तंजीम को अगर उस इलाके की मालूमात चाहिए, वो भी इनको पैसे दे के यूज करते हैं।
दूसरा जो है इनके थ्रू ड्रग्स की बहुत ज्यादा स्मगलिंग होती है, यानी कि ये ड्रग्स की खरीद फरोख्त भी इनके थ्रू हो रही होती है, क्योंकि ये प्रॉपर बैगर नजर आते हैं और एक अरसे से वहां काम कर रहे होते हैं, तो आइडिया नहीं होता, कोई इनकी चेकिंग नहीं करता। तीसरा ये कि इनकी जितनी इनकम होती है उसमें कोई टैक्स शामिल नहीं होता, ये बिना टैक्स के पैसे होते हैं। तो इसमें जो व्हाइट मनी और ब्लैक मनी का भी सिस्टम आ जाता है, वो भी इनके थ्रू काफी हद तक करवा लिया जाता है। जो सबसे भयानक जो मामला है वो इस वक्त ये है कि आपके जो बच्चे छोटे छोटे हैं उनको अगवा करने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो इस माफिया का है। तो जब आपकी पूरी इंतजामिया इस पे एक्शन नहीं लेती तो ऐसा लगता है कि आपकी इंतजामिया इनके साथ इसमें शामिल है और कोई ना कोई जो है पूरा सिस्टम चला रहा है, और ये बड़े पावरफुल लोग हैं जिसे आप एक आम सा भिखारी समझ के धुतकार के समटाइम गालियां भी देने लग जाते हैं। आप शायद इस बात को समझ भी नहीं सकते कि वो आम सा अगर आपसे लड़ने पे आए तो आपका यकीन मानने के कोई कुछ पता भी ना चले कि आप किधर गए, क्योंकि उनको बैक करने के लिए एक प्रॉपर चैनल, प्रॉपर सिस्टम होता है। आप ये देखिए कि कभी कभी कुछ मामले बिगड़ते नजर आते हैं तो उनके करीब करीब ऑटो रिक्शाज, बाइक, मोटरसाइकिल और गाड़ियां भी फिर रही होती हैं, जो जल्दी जल्दी उनको वहां से उठा के वहां से इधर उधर कर देती हैं ताकि उनके ग्रुप का जो है वो मसला ना आए। तो कंक्लूजन की तरफ जाते हैं कि ग्रुप्स, टेरिटरीज बांटे हुए ये लोग, ग्रुप्स में चलते हुए ये लोग, छोटे छोटे बच्चों को अगवा करके अपनी टीम बनाते हुए ये लोग, ड्रग्स में शामिल ये लोग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल ये लोग, जानबूझकर दानस्ताना तौर पर उनके मुख्तलिफ पार्ट्स को काट देना, उनकी आंखें निकाल देना, ये किस तरह की एक सोसाइटी बनती जा रही है। एक सर्वे जो है वो कहता है कि इस वक्त पाकिस्तान में 3 करोड़ के लगभग जो हैं वो बेगर्स हैं, इस माफिया का हिस्सा हैं। लेकिन ये रिपोर्ट सच नहीं भी मानते तो हाफ भी मान लें या उससे भी कम 1 करोड़ भी लगा लें तो ये बहुत बड़ी परसेंटेज है। तो लिहाजा जब इतनी बड़ी परसेंटेज इस माफिया का हिस्सा होगी, इसकी पर मंथ इनकम जो है वो लाख से 2 लाख एरिया के मुताबिक बताई जाती है, वेरी करती है, जैसे इस्लामाबाद या कराची है। तो कौम जो है वो क्या आखिर में बनेगी और उसका क्या होगा। यानी कि जिस चीज को हम वक्त पे सोचते नहीं हैं उनको साथ हम सपोर्ट कर रहे होते हैं, गैर दानस्ताना तौर पर बजाय नेकी कमाने की नीयत से जो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी जो इंतजामिया सपोर्ट कर रही है, एट दी एंड जो है ये ऐसा नजर आता है कि 5-10 साल बाद का जो पाकिस्तान होगा वो आपको चीखे मारता नजर आएगा। क्योंकि जब ये लोग बिल्कुल तह तक घुस जाएंगे तो शायद फिर ऑपरेशन जो है ज़रबुल मिसल या रद्दुल फसाद भी काम नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारी गली कूचों और गेटों तक होंगे और हमारा कोई भी बच्चा, हम कोई भी महफूज नहीं होंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसका कमेंट सेक्शन में इजहार कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।